चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया था, ठीक है। तो आज हम पेरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसके अंदर तुम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। इसलिए आज हम पेरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वो वाला पार्ट पढ़ेंगे, एक तरह से लगा लो जिसमें से तुम्हारे क्वेश्चंस आने ही आने। अगर आएगा तो उसी में से आएगा, वरना नहीं आता, ठीक है। 99% क्वेश्चन उसी में से आता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और दूसरा है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पांचवा है हमारा साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। इन पांचों टॉपिक्स के अलावा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत कम है। तुम्हारी किस्मत खराब हो तो आ जाए, वरना इन्हीं टॉपिक्स में से आता है, ठीक है। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को आज क्या करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तुम्हें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली चीज देखो, कुछ टूल्स हम याद करेंगे, समझेंगे कुछ टूल्स जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज को समझने के लिए वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका यूज बहुत जगह होता है। मतलब तुम ये लगा लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं, मतलब टूट फूट के तुम्हारा कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ही होगा। जैसे देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैजिक नंबर्स की। अब मैजिक नंबर्स क्या है? कुछ जादुई नंबर्स है। जादुई नंबर्स क्या, जो हमारी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे। जैसे देखो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ, उसके मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे, देखो इधर ध्यान दो, पहले सारे देख लो। सेकंड ग्रुप का क्या है? 8, 8, 18, 18, 32। थर्ड का है 18, 18, 32। फोर्थ का 18, 32। और फिर तुम बाज नहीं आओगे, मुझे बंद ही करना पड़ेगा ये। अब ठीक है, चलो। तो थर्ड का क्या होता है? 18, 18, 32। और फोर्थ का 18, 32। 13 to 17 है 8, 18, 18, 32। और 18 का 8, 8, 18, 18, 32। देखो अब इसका यूज कहाँ पर आएगा? यूज देखो, हम जैसे मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि देखो, ठीक है, ये तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिख रही है? जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बोलो जल्दी। पीरियोडिक टेबल दिख रही है ना? तो देखो, अब देखो, मान लो मैं तुम्हें बोल देता हूँ, तुम्हें किसका निकालना है? एटॉमिक नंबर निकालना है ऑफ्मियम का, ठीक है, ये वाले पार्ट का 72 जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। ऑफ्मियम दिख रहा है, ऑफ्मियम। अगर तुम्हें बोल दो इसका तुम्हें एटॉमिक नंबर निकालना है, लेकिन तुम्हें ये तो इसका याद नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें याद तो है नहीं इसका, तो तुम इसका कैसे निकालोगे? देखो ये है ऑफ्मियम, दिख रहा हो तो ये वाला क्या मेरा एरो है, दिख रहा है ना? तुम्हें ऑफ्मियम का निकालना है, तो यहाँ पर तुम्हारे मैजिक नंबर्स काम आएंगे। कैसे आएंगे मैजिक नंबर? देखो हमने अभी क्या बताया है कि जो हमारा इसके लिए निकालना हो, अगर हमें निकालना हो थर्ड से लेके फोर्थ से लेके 12 तक, फोर्थ से लेके ये 12, ठीक है, इनके बीच में मैजिक नंबर क्या है मेरे? 8, 18 और 32, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें टाइटेनियम का तो याद है, सबके तुम्हारे पहले एलिमेंट के तुम्हें याद ही होते हैं जनरली, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो तुम्हें ये पता है होफमियम कहाँ पर आता है? टाइटेनियम के नीचे आता है। तो तुम्हें क्या करना है? 22 याद है तो उसके अंदर 18 ऐड कर दो और 32 ऐड कर दो। तो 22 प्लस 18 कितना हो गया? 40। 40 प्लस कितना? 32 क्या हो गया? 72। वैसे ही अब मान लो तुम्हें इंडियम का निकालना है, ठीक है। इंडियम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बोरोन के नीचे आता है, और कितना नीचे आता है वो भी तुम्हें याद होता है। तुम जैसे भी याद रखते हो, जनाबे अली जो भी बना बनू रखे तुमने, उसके हिसाब से तुम्हें याद होते हैं। तो मान लो तुम्हें इंडियम का निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे मैजिक नंबर तुम्हारे क्या होते हैं? 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो 5 में 8 ऐड किया 13, 13 में क्या ऐड किया? 18, 31 हो गया। फिर उसके बाद क्या? 18। और उसके बाद क्या, अगर तुम्हें 81 वाले की निकालनी है थैलियम की, तो 32, ठीक है। तो तुम्हें ये मैजिक नंबर जो है ये बहुत ही काम देंगे। तो इन मैजिक नंबर्स को याद कर लो, ठीक है। तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी का एटॉमिक नंबर निकालने में काम आते हैं। तो इस चीज़ को मत भूलना, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या आता है? अगला हमारा आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टली पूछ लेता है इनमें से कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो हमें देखो एक एल्यूमिनियम का ध्यान होता है बस, जनरली सब बच्चों को बस एल्यूमिनियम का पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब जो बेसिक भी बनाए और एसिडिक भी, ठीक है।
अब हमें सबका, वो किसी का भी पूछ सकता है, एल्यूमिनियम तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो सबको पता होता है, उसने क्या करना है, कुछ ऐसा ही पूछना है। तो हमारे कौन कौन से होते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, लेड, पीबी, एसएन, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मथ, आयरन और बेरिलियम। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, उसने तुमसे यही पूछना है। तो इसमें तुम कैसे मार खाते हो, तुम्हें याद नहीं होते, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने जो बना रखा वो क्या है, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, ये सबका अपना अपना होता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी याद करो। तो जो तुम्हें, अगर तुमने पहले से याद कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर रखा तो तुम ऐसे याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का क्या बनता है, जनाबे में Zn, अली से Al, बेकार में Be, गया में Ga, पंजाबी में Pb, सॉन्ग में से क्या आ जाएगा Sn, एजे में से क्या आ जाएगा पंजाबी सॉन्ग आज। इसके अंदर थोड़ा सा आज का ध्यान रखना, बाकी सब में तो उसके सिंबल पूरे ही बन जाते हैं। ठीक है, एस आएगा, एस बी क्या आ जाएगा, सब, भिखारी, बिस्मत, इंदौर, इंडियम, और लास्ट में क्या है, जी। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको कभी तुम भूलना मत। ठीक है, तो ये कभी भी यूज हो सकते हैं। अगली बात क्या आती है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज भी तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उसके बिल्कुल ऑर्डर याद होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने एक बना रखा है, तो कैसे याद रखना है तुम्हें, लेके 12 सरकार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई, नीचे सुनो प्यारा बच्चा है चापा। चापा में मतलब क्या होगा, ये सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमें पता है लिथियम होता है, तो लेके 12 सरकार का नाम, मांगे अली महान। ठीक है, ये तुम्हारी एक सेंटेंस हो गया। जानकर फेंके सीढ़ी, सीढ़ी वही जो हम स्टेयर्स होते हैं। ठीक है, सीढ़ी कोई नीचे सुनो, सुनो कोई नीचे, भाई सुनो प्यारा बच्चा है, कौन है प्यारा बच्चा, बच्चे का नाम क्या मेरा, चापा। ठीक है, तो तुम्हें इसको कैसे भी याद रख सकते हो, तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो अगर तुमने ऐसे याद रख लिया तो तुम कभी नहीं भूलोगे। तो इसको 2-3 बार रिवाइज करना घर पे, तो तुम्हें एक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी। अगली चीज क्या आती है, देखो अगली चीज है, अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, एक तो हो गया कि हम गिनते रहे। ठीक है, एक हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर n की वैल्यू ओड है, ठीक है, n की वैल्यू ओड है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मान लो n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3+1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। ठीक है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इतने। अगर n की वैल्यू इवन है तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, ये। तो ये फॉर्मूला है, मतलब तुम्हारा शॉर्टकट है एक तरह से। फॉर्मूला भी क्यों बोलो इसको मैं, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला तो कभी नहीं मिलेगा भी नहीं कहीं पर, ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट है। अगर तुम्हें किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो उसका तुम्हारा एलिमेंट क्या होगा, शॉर्टकट, ये वाला शॉर्टकट होगा। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला पे आ जाओ। अब हमें अगर पूछना है, अगर मैं तुमसे एकदम रैंडमली पूछ लूँ कि जो 6G है, 6G कौन सी शेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि जो मेरा 6G वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो ये तुम्हें पता है, NS होता है, ठीक है, NP होता है, फिर जो D होता है हमेशा वो n-1D वाला भरा जाता है, फिर क्या होता है n-2F हो जाता है, फिर n-3G, फिर n-4H, ऐसे चलती जाती है सीरीज। अगर अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरा जो 6G है, ठीक है, 6G वो कौन सी शेल से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर शेल आना होगा, यहाँ को ठीक कर लेना, यहाँ पर शेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछ ले कि जो G है 6G कौन सी शेल से स्टार्ट होगा, तो देखो यहाँ से जनरल हमारा क्या आ रहा है, n-3G है, तो n-3G को इक्वल पुट कर दो 6G पे। ठीक है, तो अगर इक्वल पुट कर दोगे तो वैल्यू सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n=9। वैसे ही अगर मैं 4F के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, 4F कौन सी शेल में स्टार्ट होगा, ठीक है, या कौन से पीरियड में स्टार्ट होगा, बात एक ही है, शेल और पीरियड एक ही बात होती है। ठीक है, तो 4F को किसके इक्वल पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन पे। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज तुम्हें जनरल पता होना चाहिए, NS, NP, n-1D, n-2F ये। ठीक है, तो 4F किसके इक्वल हो गया, n-2F। तो n की वैल्यू यहाँ से 4 इज इक्वल टू n-2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, समझ आ रहा है, बता दो एक बार। वो छोटी छोटी ट्रिक्स है ये जो तुम्हारे लिए बहुत काम करेगी। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें दिख जाएगा। समझ आ रहा है ना, बोलो से यस और नो, बोलो बोलो बोलो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये छोटी छोटी अभी तुम्हें दिखाऊंगा कितने यूजफुल है ट्रिक्स। अगला क्या है, अगर हमें निकालना है पोजीशन निकालनी है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन से वो पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू एन की क्या है। ठीक है, जो उसके अंदर तुम्हें सबसे बड़ी वैल्यू दिखे एन की, एन क्या है हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो हम सबसे आगे लिखते हैं 3s 4s 4p, मतलब जो तुम्हें सबसे बड़ा नंबर दिखे उठा लो, कोई ये तुम्हें मेरा पीरियड होगा, पकड़ के इसको अपनी जेब में डाल लो, पीरियड तुम्हारा फिक्स होगा। उसके बाद तुम्हें अगर ब्लॉक निकालना है, तो ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक निकालना मतलब होगा कि अब इसके अंदर तुम्हें एन की वैल्यू पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें ये देखना है कि कौन से ऑर्बिटल में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना है। तो तुम्हारे अर्जुन की तीर की तरह आंखें कहाँ होनी चाहिए, तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है वो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे n+l रूल से। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, तुम्हारा जिसका सबसे बड़ा क्वांटम नंबर होगा उसके बीच में और किसके बीच में कंपटीशन होगा, एक तो तुम्हारा कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन होगा, फिर इसके बीच में होगा साथ में, फिर इसके बीच में, जो जनरली होगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी एक कराऊंगा वहां पे तुम्हें समझ आ जाएगा। तो तुम्हें n+l रूल से देखना है। n+l रूल हमें क्या बताता है कि जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है, n+l रूल के अकॉर्डिंग, मैंने तुम्हें टॉपिक स्ट्रक्चर में बता चुका n+l रूल क्या होता है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग जिसका बड़ी वैल्यू होगी n+l रूल की, उतनी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी हो गई तो उसको बाद में भरा जाएगा, क्योंकि हमें पता है जिसकी कम एनर्जी होती है हम उसको पहले भरते हैं। ठीक है, तो जिसके n+l रूल बड़ा होगा मतलब कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, उसी में गया है। ठीक है, अब ग्रुप की बात आती है, ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप की बात आ रही है। ग्रुप अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एस ब्लॉक है, देखो ब्लॉक का तो यहाँ से पता चल जाएगा, उसके बाद अब ब्लॉक का पता चल गया। अब हमें क्या पता भाई, एल्कली मेटल का है, एल्कली अर्थ मेटल का। तो हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप पता करना है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पी ब्लॉक का पता चल चुका है, भाई पी ब्लॉक है, इसने हमने पता कर लिया अपने गुप्तचर से कि कौन से ब्लॉक में जा रहा है, भाई उसने पी ब्लॉक। तो अब हमें ग्रुप निकालना, तो क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो, तो मेरा क्या पता चलेगा कौन सा ब्लॉक का है। अगला क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या करना है, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है, एनएस, एनएस मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसके प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन सारे काउंट कर लो। ठीक है, अगर एफ ब्लॉक का है तो कोई झंझट ही नहीं, उसका ग्रुप हमेशा 3 रहेगा। ये बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सिंपल है, उसको तुम कंफ्यूज हो जाओगे एफ ब्लॉक में कौन से का है। भाई एफ ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं वो, तो एफ ब्लॉक का जो हमेशा ग्रुप होता है वो थर्ड ही होता है, याद करो। ये देखो दिखाता हूँ, एफ ब्लॉक का थर्ड ही होता है। इधर देखो, देखो यहाँ पर मेरा एफ ब्लॉक कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में देखो 57 से स्टार्ट होता है। और ये कौन सा हमारा ग्रुप होता है, ये हमारा थर्ड ग्रुप होता है। यहाँ से तुम्हें दिख ही रहा है ये थर्ड ग्रुप है, ये रहा थर्ड ग्रुप। तो हमेशा इसके लिए तो थर्ड ग्रुप ही रहेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट 57 से 71, 89 से 103 सारे के सारे हमारे थर्ड ग्रुप में ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब देखो तुम मुझे एक आंसर देना है, अब तुम्हें, अब ये तुम्हारा काम है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन देखो, तुम आंसर तो करो मुझे। इसके अंदर मुझे बताओ कि मेरा सबसे पहले पीरियड कौन सा है, जल्दी बताओ। जो लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं, पीरियड बताओ फटाफट, एक्टिव हो जाओ। ये तुम्हारा क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर तुम्हें पीरियड बताना है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी और आसान कर दिया तुम्हारे लिए। बताओ पीरियड कौन सा होगा, फटाफट फटाफट बोलो बोलो, पीरियड कौन सा होगा। ये जो सबसे नीचे एग्जांपल दिख रहा है इसका पीरियड बताओ, कौन से पीरियड का है, जल्दी बोलो, जल्दी सब बोलो, सो मत, क्लास में मत सो, बाद में सो जाना क्लास के। जल्दी बोलो पीरियड कौन सा है, एक बच्चे का आंसर आया है, फटाफट क्विक। सो रहे हो गए सारे, बोलो जल्दी, बोले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जागो, थोड़ा जागो, जागो ग्राहक जागो। एक दो और आंसर आप दो, फटाफट दो, अभी तक 3 आए हैं बस। भैया सब सो रहे हैं क्या, कल नींद पूरी लेट सोए थे। देखो अब मेरे से उन्होंने क्या पूछा हुआ है, मेरे से पीरियड बताना है। तो पीरियड क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, इसके अंदर खुद बता दो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी तुम्हें दिख रही है, 4 ही तो है। 4 से बड़ा मैथ्स तो तुम्हें आता ही है, तो पीरियड कौन सा हो गया हमारा 4। अब बताओ ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक बताओ फटाफट, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, कौन से ब्लॉक का है।
क्विक क्विक क्विक, जल्दी बोलो, हमें आगे बहुत पढ़ना है अभी, जल्दी लोग बताओ, जल्दी 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 बोलो। देखो जितना तुम आंसर जल्दी दोगे बढ़िया दोगे और रिस्पॉन्स करोगे, मैं जितना मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, मैं अगली बार और अच्छा मटेरियल लाऊंगा। अगर तुम ऐसे सोते रहोगे फिर मुझे भी लगेगा फायदा तो नहीं है, इन्होंने तो सोना है, तो फटाफट आंसर क्यों करा करो। ये सब एक्सट्रैक्ट 1 घंटे के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या उठाना है। हाँ पीरियोडिक तुम 10 क्लास में पढ़ते हो, उसको हमें 1 क्लास में रिवाइज करना है, तो जल्दी बोलो। ठीक है, अब लोग की बारी आती है। अब लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें क्या देखना है, सबसे बाहर वाली शेल का तो पकड़ना ही पकड़ना है। ठीक है, तो 4s को तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके बाद n-1d भी देखेंगे, क्योंकि हमें पता है वो एनर्जी में हमेशा लड़ता होता है फाइव बाहर वाली शेल से। तो इसके अंदर देखो कैसे होगा, पीरियड 4 पता चल गया। ठीक है, अब ब्लॉक डी कैसे पता चला हमें, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, तो जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी वो लास्ट में भरा जाएगा। अब देखो 3D में क्या हो गया, n+l की वैल्यू 3+2 5, और 4s में क्या हो गया 2+0, तो 4+0 4, तो n+l वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी। तो अगर इसकी बड़ी है इसका मतलब ही बाद में भरा गया होगा, क्योंकि बड़े बंदे बड़े बंदों से हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो बड़े बंदे हैं तो इनको हम लास्ट में मिलेंगे, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया हमारा वो डी ऑर्बिटल में गया, तो मतलब हमारा ब्लॉक कौन सा हो गया, डी। अब फटाफट बता दो कि इसके अंदर मेरा ग्रुप कौन सा होगा, जल्दी बोलो, ग्रुप 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 फटाफट, मतलब ऐसे बैठ जाओ बस, चौकन्ने हो गए, बस हमला होने वाला है तुम पे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, अब तो सिंपल सा है, जल्दी जल्दी सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी बोलो। तो देखो अब मुझे अगर डी ब्लॉक का पता चल गया, बस ग्रुप पता करने के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो मेरे डी ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं, जितने एस में इलेक्ट्रॉन है और जितने n-1 डी में इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा देखो बाहर सबसे बाहर वाली शेल में मतलब ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, और n-1 में कितने हैं 5, तो मेरा कौन सा हो गया, फिफ्थ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, फिफ्थ हो जाएगा मेरा, है नहीं इसके अंदर, बस तुम्हें पता चल गया फिफ्थ मेरा कौन सा हो गया, ग्रुप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है मेरा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता ही है, हम क्या स्लेटर्स रूल यूज करते हैं सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मान लो मुझे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मुझे एटॉमिक रेट जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, जोन सी शेल के लिए निकालना है, अगर एस के लिए निकालना है और पी के लिए निकालना है। सबसे पहली बात, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, इधर देखो, मान लो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये लो, मान लो मैं बात कर रहा हूँ 2s2 की। ठीक है, 2s2, तो ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई खुद अपने ऊपर कोई शील्डिंग नहीं लगाता, कोई अपने आप पे कोई रुकावट नहीं लगाता। तो जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2 है, 2 में एक है जिसके ऊपर हमें रिलेटिव फाइंड आउट करना है, तो मेरा उसके पड़ोसी कितना हो गया, एक। तो तुम यहाँ पर एस की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे वहाँ 2 पुट मत कर देना, क्योंकि एक तो खुद है ना, उस पर तो भी फोर्स लगाना है, हमने देखना है कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो तुम क्या कर देते हो महान आत्मा सारी, क्या कि 2 को 2 से ही कर देते हो मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 से होगा क्योंकि एक तो वो खुद हो गया। तो इसके अंदर देखो अगर मुझे एस और पी और इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो मेरी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, देखो 0.35 इंटू रिमेनिंग नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग नेबरिंग इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए 1, क्योंकि एक तो खुद है उसके ऊपर तो हम निकाल ही रहे हैं, तुम्हारे ऊपर खुद की कोई रुकावट होती है, सब दूसरों के लिए लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, तुम एक के लिए निकाल रहे हो तो उससे थोड़ी तुम वोटिंग कराओगे, अगर तुम मेरे पूछ रहे हो कि भाई कौन बनेगा तो उससे वोटिंग थोड़ी करा दोगे, वो तो अपना नाम ही लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 0.35 को रिमेनिंग नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, उसी शेल के होने चाहिए वो। ठीक है, नेबरिंग मतलब उसी शेल के। अगला क्या है, 0.85 इंटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी अंदर वाली शेल है उनके लिए 1 से बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिग्मा का फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो यहाँ से देख लेना। अगर मुझे डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, 0.35 इंटू रिमेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले और इस वाले में फॉर्मूले में क्या फर्क है, इसमें नेबरिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एन शेल में जितने भी है, मान लो मैं यहाँ पर है मेरा 2s2, ये मेरा 2s2 है। ठीक है, और मेरा क्या है 2p5। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 0.35 इंटू कितना, मुझे पी के लिए निकालना है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, 4 इसके हो गए क्योंकि एक खुद को तो लेंगे नहीं, और 2 इसके, 4 और 2 6, तो 6 इंटू 0.35 हो जाएगा। लेकिन अगर बात मान लो ये बात आ गई, क्या मेरा 4s1 ठीक है और 3d10 ठीक है, ये हो गया मान लो इसके लिए। तो हमारा क्या होगा, बस 0.35 को डी इलेक्ट्रॉन वाले से काउंट करना है, सबसे नहीं कर देना जितने भी 3 शेल में है। तो रिमेनिंग डी इलेक्ट्रॉन और जो बाकी जितने भी बचे अंदर, जितनी भी बिरादरी बैठी है, उनको एक एक से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये देखो, अभी इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्लेटर रूल भी कई बार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सब रिलेटेड है। और ये जेड इफेक्टिव से, जेड इफेक्टिव तो मैंने बताया वो एटॉमिक रेडियस में काम आता है। अब देखो, अगर मुझे किसी का भी 100 से ऊपर जो है, ठीक है, उनके लिए क्या लिखना है, मुझे नेमिंग करने आई पे, तो उसका एक रूल्स होते हैं, जैसे तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। ठीक है, ये जनरली हम मेटल्स के लिए यूज करते हैं, उसके बाद आते भी मेटल्स ही 100 के बाद जनरली। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो, तो 0 के लिए क्या होता है, नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए, यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं। देखो कैसे गलती करते हैं, उनको रटा बड़ा होता है, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, टेट्रा, इसलिए मैंने इसको मार्क किया, क्वाड होता है। ठीक है, याद रखना। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए वो क्या बोल देते हैं, हेप्ट। तो यहाँ पर भी सेप्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ओक, और 9 के लिए अन, ई डबल एन, ये भी ध्यान रखना। जो मैंने वो किया हुआ बॉक्स में डाल रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं। और उनके जो वो है सिंबल क्या है, देखो सबका फर्स्ट उठा लो, एन यू बी टी। देखो यहाँ पे अगर मैं टेट्रा कर देता, यहाँ टेट्रा होता, तो यहाँ पर भी इसका भी टी बन जाता। उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या क्वाड रख दिया, ताकि हम उसका सिंबल आसानी से दे सके। ये क्वाड भी 4 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर सेप्ट। अगर मैं हेप्ट कर देता तो यहाँ पर हेक्स का भी एच, हेप्ट का भी एच, तो इस वजह से उन्होंने उसका नाम सेप्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है सेप्ट भी 7 के लिए ही होता है। ठीक है, ओक, और उसके बाद यहाँ पर देखो, वैसे हम नो नेम यूज करते हैं ऑर्गेनिक में भी, लेकिन हमें पता है फिर वो नील के बराबर हो जाएगा, उसका भी एन और इसका भी एन, तो इसलिए यहाँ अन हो जाता है। ई एग्जाम्पल देखो क्या है, अगर वो बोल दे 128 का तुम्हें नेम बताना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 के लिए अन, पहला वर्ड कैपिटल, फिर 2 के लिए क्या आएगा, बाय, ये रहा मेरा बाय, 8 के लिए क्या आएगा, ओक्ट, ये हो गया ओक्ट, और लास्ट में ईएम तो लगता ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, अन बाय ऑक्टियम, ये मेरा क्या हो गया, आयुपैक नेम। अब देखो अगर इसका सिंबल बनाना है तो सिंबल बहुत आसान है, जो सबसे पहला है 1, यू, यू को कैपिटल लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद 2 का फर्स्ट कैपिटल वो स्मॉल आ जाएगा उसके पैर के अंदर, बी, और 8 के लिए क्या हो रहा है, ओक्ट, ओ का सिंबल क्या था, ओ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एटॉमिक सिंबल। ठीक है, ये क्या आयुपैक एटॉमिक सिंबल है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जो एक तरह से लगा लो कि पूछी जाती है ना, तो जिसको पता होता है वही कर पाता है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं लगा पाएगा, उसे ये चीज सारा रूल्स पता ही होने चाहिए, वो तभी कर पाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या है मेरा, आगे पढ़ते हैं। अब मैं देखो एक एग्जांपल लेना था। ठीक है, जिंक के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी तुम्हें जेड इफेक्टिव स्लेटर रूल बताया था। तो एक एग्जांपल में तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा शेल के अकॉर्डिंग लिखोगे स्लेटर रूल सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 3d10। वैसे हमें पता है 4s पहले भरा जाता है, लेकिन स्लेटर्स रूल में क्या, हमें क्या n की वैल्यू के हिसाब से भरना है। मतलब ये ऐसे लगा लो कि हमें हमेशा ऐसे भरना है, 1s, फिर मतलब सेकंड शेल कंप्लीट होगी, फिर थर्ड शेल कंप्लीट होगी, फिर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ फिर स्टार्ट होगी, ये ना कर देना 4s को इधर लिख दो, सारा कबाड़ा कर दोगे। ठीक है, स्लेटर्स रूल के लिए हमें क्या लिखना होता है, शेल के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखनी होती है। मतलब n वाली शेल हमें पता है अंदर ही होती है, एनर्जी नहीं देखनी है हमें, बस शेल देखनी है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा, देखो मान लो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए तो मेरा क्या था 0.35 इंटू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन। देखो एन शेल में फोर्थ शेल, मतलब एन तो शेल तो 4 ही है क्योंकि वो वैलेंस शेल है, उसके अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक के अलावा, एक को तो छोड़ दो, उसके ऊपर तो हम निकाल रहे हैं। तो 0.35 इंटू 1। अब उसके बाद अंदर वाली शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली शेल में कितने, 10 और 6, और ये 6 है, ध्यान रखना 6, ये 2, कितने हो गए 18। तो 18 इंटू 0.85, और बाकी अंदर जितने भी है हमें मतलब नहीं है, कोई भी बिरादरी बैठी हो अंदर, हमें सबको एक एक से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 10, तो यहाँ पर मेरा सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25.65,
और तुम्हें Z तो इसका पता ही है, जिंक का क्या होता है, जिंक का होता है 30, तो मेरा Z इफेक्टिव क्या आ जाएगा 4.35। एक और बार स्लेटर रूल अप्लाई करते हुए मान लो मैं तुम्हें दे दूं क्रोमियम का या कॉपर का, तो तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। अगर मैं कॉपर की बोल रहा हूँ, कॉपर की बताना क्या होगी। तो ध्यान रखना, एक होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है जो एक्चुअल वाली है, ठीक है। एक्चुअल वाली में क्या होता है मेरा, एक्चुअल वाली में मेरा होता है 4s1 3d10 कॉपर के लिए, लेकिन स्लेटर रूल निकालते टाइम हमें उसकी एक्चुअल वाली नहीं लिखनी, बता रहा हूँ। हमें इसके अंदर एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, हमें जो एक्चुअल हो, जो हमारी जनरल होनी चाहिए हमारी समझ के हिसाब से, वही लिखनी है। वो क्या होती है मेरी 3d9 4s2, ठीक है। कॉपर क्रोमियम में जो हम बोलते हैं इसको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, वो नहीं लिखनी स्लेटर रूल में अप्लाई करते हुए, तुम्हें वही लिखनी है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो 3d9 4s2 होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बात है, समझते रहो सब, ध्यान दो इधर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी सी, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये वाला। अब देखो अगला, अगला क्या है, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा जो थियोरेटिकल पार्ट। अभी हमारा जो था वो सारे एक तरह से लगा लो कि तुम्हारी क्या थी, हेल्पिंग हैंड्स थे। अब जो यूज होता है जनरली वो देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें सबको पता ही है क्या होती है, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ की, ठीक है। ये तो डायरेक्टली कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखना। बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको जनरल कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता, इस चीज पर फोकस करना। 0 to 1 हो सकती है ये 0 से 2 हो सकती है, ठीक है। ये वाली चीजें बहुत ही यूजफुल है, जो तुम्हारे काम आएगी। अगली बात क्या आती है मेरी, अगली चीज जो आती है वो मेरी है मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस क्या होती है, इतना डेफिनेशन में नहीं जाना, जो दो मेटल्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे उसका हाफ कर दो, वो क्या होगी मेटेलिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होगी, जो हम दो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स के बीच में रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उनका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। अगली क्या वंडरवॉल, वंडरवॉल क्या होती है, वो बस एक तरह से लगा लो कि नोबल गैस के लिए हम जनरल यूज करते हैं। तो देखो अब एक बात बताओ, ये मेरी मेटेलिक रेडियस है, ठीक है, ये वाली, ये मेरी कोवलेंट रेडियस है, और ये मेरी क्या वंडरवॉल रेडियस। अब मुझे ऑर्डर बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी, जल्दी जल्दी ऑर्डर बताओ। इसको WR से बोल सकते हो, इसको CR से, इसको MR से, जल्दी ऑर्डर बोलो जल्दी, इसका ऑर्डर क्या होगा। आई वॉन्ट रिप्लाई, फटाफट जल्दी बोलो। सबसे बड़ी कौन सी होगी, इतना बता दो चलो। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी बता दो। तो तुम्हें यहाँ से ही दिख रहा है, ये तो साफ ही दिख रहा है। देखो कोवलेंट में हमारी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रखी है, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी रेडियस कम हो जाएगी। मेटेलिक में थोड़ी सी होती है, वंडरवॉल में तो दूर दूर तक, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं उनका, वो बस साथ में बस तो दुनिया को दिखाने के लिए खड़े हैं, एक्चुअल में नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे बड़ी वंडरवॉल होगी, फिर मेटेलिक, फिर कोवलेंट। उसके बाद देखो, ये मेरा क्या सिंपल फॉर्मूला है, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस भी बोलते हैं। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं, डिस्टेंस जो डायमीटर आ रहा है मेरा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाएगी। अगर मेरा हेट्रोएटोमिक डायटोमिक हो जाए, ठीक है, हेट्रो है डायटोमिक, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा RA प्लस RB, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब ये मेरी अगर मुझे निकालनी है रेडियस निकालनी है, ठीक है, कोवलेंट रेडियस, तो मेरा क्या आ जाएगा RA प्लस RB बाय 2। यहाँ पर तो सीधा डायमीटर का ही हाफ कर देना, यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना, RA प्लस RB माइनस 0.05 इंटू, ये क्या मेरा काई, काई क्या मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा डायमीटर निकलेगा फिर उसका हाफ कर देना, वो मेरा क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं थ्योरी भी उसी की यहाँ करा रहा हूँ जो उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्या है मुझे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ क्या होता है, जो एक्चुअल में लग रहा होता है। एक तो हो गया जो हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं लग रहा होता, स्लेटर रूल ने वो चीज समझा चुका है। क्यों नहीं लग रहा होता, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक वो होता है, लगा लो कि उनकी कुछ वैल्यू होती है जो वो कट आउट कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, तो काटने की वजह से अब जो नेट बचता है उसको हम नेट इफेक्टिव बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग मतलब कि कौन सबसे ज्यादा शो कर सकता है, स्क्रीन, स्क्रीन मतलब लगा लो कि जैसे तुम सनस्क्रीन यूज करते हो, सनस्क्रीन का मतलब क्या है, जो तुम्हें यूवी रेस से बचाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एस के आप सबसे ज्यादा एस का स्क्रीनिंग पावर है, मतलब वो
अगर उसके बाहर कोई बैठा है तो सबसे ज्यादा वो सेव करेगा उसको न्यूक्लियस के चार्ज से, अपनी तरफ से वो सेव कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता उससे उसका नुकसान हो रहा है बाहर जो बैठे। मान लो एस के बाहर पी बैठा है, तो जो मेरा एस है वो उसको स्क्रीन करेगा पी वाले को, जिससे जो मेरा न्यूक्लियस है वो अच्छे से पूरे जो उसका चार्ज है वहां पर तो नहीं पहुंच पाएगा, मतलब उस पर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं पहुंच पा रहा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो देखो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव स्क्रीनिंग होती है, जेड इफेक्टिव कम होता है, ये मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ। देखो मान लो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद मेरा ये 2s है, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, ये 2p है, क्या 2p है। अब देखो 2s मेरा अंदर है, 2p मेरा उसके बाहर ही होगा, ये तो पता ही है। तो वैसे तो बराबर होता है, लेकिन एक एक प्रिंसिपल होता है फिनोमिना चार्ज साइज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उससे ये चीज होती है कि एस, क्योंकि हमें पता है ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो वो अंदर की तरफ आ जाता है, और जो पी होता है वो बाहर बड़ा हो जाता है थोड़ा। वैसे दोनों शेल सेम है, सेम ही होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू चार्ज इसकी वजह से होता है ये साइज कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। तो ये क्या होता है, मेरा पी बाहर हो जाता है। अब देखो जिसकी वजह से देखो, अब जो मेरा एस है, एस वाला क्या करेगा भाई, यहाँ पर अपनी पूरी एक तरह से लगा लो कि कवर कर लेगा एस पी को, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पी में बैठे यहाँ पर वहां तक जो मेरा न्यूक्लियस है उसकी पावर पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से पावर नहीं पहुंच पा रही, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम। तो इफेक्टिव स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेरा जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी पुअर स्क्रीनिंग होगी तो मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इस वजह से हम बोलते हैं ना एफ और डी ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग होती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और सारा जो हम पढ़ते हैं वो लगभग कॉन्सिक्वेंस जेड इफेक्टिव का ही होता है। अब देखो अगला, देखो अगली बात जो आती है उस पर चलते हैं। अगली क्या आ रही है, एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये लगा लो कि 70% क्वेश्चन तुम्हारे एटॉमिक रेडियाई से ही आएगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, चाहे तुम प्रीवियस ईयर देख लेना, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन एटॉमिक रेडियाई पे ही होते हैं। तो जनरल ट्रेंड सुन लो, जनरल ट्रेंड मेरा क्या होता है, अगर हम पीरियड पे चलेंगे, हमें पता है पीरियड के अक्रॉस चलते हैं, तो मेरा क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या एटॉमिक रेडियाई भी कम हो जाती है। मैंने बताया था अभी, जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब जेड इफेक्टिव मतलब क्या हो गया, खींचने की पावर, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन, जितना स्ट्रॉन्ग हेल्ड करेगा वो उसको अपने पास खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, मतलब इधर से इधर चलते हैं, तो हमें पता है जेड की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई भी कम होती है। डाउन द ग्रुप देखो, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, ठीक है, तो हमें पता है शेल एक बढ़ रही है, तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती है। ये मेरा जनरल ट्रेंड है, जो जनरल होता है, ठीक है, जनरल मतलब कि, लेकिन सब तो उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो अगला क्या होगा, देखो फोर्थ पीरियड तक अगर मैं बात करूँ, तो नोबल गैस जो होते हैं उनका हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है, होगा भी, हमें पता है, उसके लिए हम वंडरबॉल रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम तीनों के लिए एक ही रेडियस फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते उसको हम मेजर ही अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसका होगा ही, हमें पता है वंडरबॉल रेडियस से ज्यादा ही होती है। लेकिन फोर्थ पीरियड के बाद, फोर्थ पीरियड के बाद क्या हो जाता है, अल्कली मेटल्स का सबसे ज्यादा हो जाता है अपने पीरियड में, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उसके बाद एंट्री हो जाती है डी और एफ की, ये हमारे क्या हो गए, विलन। विलन मतलब कि अपने घर में ही ऐसी तैसी कर देते हैं, ऐसी तैसी कैसे कर रहे हैं, ये हमारे विभीषण है। तो उससे क्या कर रहे हैं, वो पुअर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग से हमारा क्या चीज हो जाएगी, हमारा जो बाहर वाली शेल है उस पर फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि डी और एफ क्या है, नाम के लिए बस हमारे बैठे हैं फौजी, लेकिन ये देश की सेवा नहीं कर रहे, ये बाहर जितने भी आ रहे गोली बाहर अंदर बाहर जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और हमारा रेडियस खींची जाती है, तो एल्कली मेटल्स की सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। रीजंस क्या है, ड्यू टू प्योर स्क्रीनिंग, ठीक है। अब हम अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल देखते हैं क्या होता है। अब हम ओवरऑल पे आ जाते हैं, ओवरऑल ऑर्डर क्या है मेरा, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ 70% तुम्हारे क्वेश्चन इसी बेस्ड होते हैं एटॉमिक रेडियाई पे। ऑर्डर देखो, ऑर्डर पे आ जाओ। जो जनरल मैंने बताया वो एस और पी ब्लॉक तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डी ब्लॉक थोड़े, हमें पता ही है, बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। चंचल मतलब कि नोटी है, तो उनका कुछ वो नहीं है भरोसा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी इतना शोर मचाएंगे, कभी चुप हो जाएंगे, कभी जल्दी सो जाएंगे, कभी लेट, मतलब उनका कुछ सिस्टम नहीं होता, बहुत रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है उनमें। तो डी ब्लॉक जो होते हैं वो थोड़े अजीब से होते हैं, मतलब वो शरारती बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, ध्यान दो, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मेरा साइज में रेगुलर ट्रेंड नहीं है, डी ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ मैं बस। सबसे पहले साइज कम होता है, ठीक है, कम हुआ, फिर उसके बाद साइज लगभग सेम हो जाता है बीच में आके, ठीक है, फिर उसके बाद साइज दोबारा बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है, सबसे पहले जेड इफेक्टिव आ गई, ठीक है,
जेड इफेक्टिव आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आकर जब ऑलमोस्ट सेम का मतलब क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या होगा, साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ गई तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फिर समझौता हो गया तो साइज लगभग सेम हो गया। और लास्ट में क्या हो जाता है हमारा, क्या जेड इफेक्टिव हार जाता है, जीत कौन जाता है हमारा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत भीड़ आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D9 होता है, यहाँ D10, तो लगभग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जेड इफेक्टिव को डोमिनेट कर जाती है तो हमारा साइज बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो और डी ब्लॉक में देखो, जो पहला ग्रुप है ना, पहले वाला, बस पहले वाले फोकस करो, जो डी ब्लॉक का है उसमें डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, अभी तक जो फर्स्ट होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो मेरा नीचे जाने में साइज बढ़ ही रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, तुम्हें भी पता है, ये जिरकोनियम और ये होफ्नियम, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इनके केस में क्या हो जाता है, देखो फर्स्ट से जब मैं सेकंड ग्रुप में आऊंगा ना, मतलब अगर मैं बोलूँ फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड, या मैं बोल सकता हूँ 3D ट्रांजिशन सीरीज से 4D ट्रांजिशन सीरीज में, तो मेरा साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ेगा ही, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर मेरा साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ नहीं रहा, कम भी नहीं हो रहा, लेकिन साइज क्या हो जाता है, लगभग सेम। जो कितनी हैरानी वाली बात है, यहाँ पर एक शेल का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब एक शेल बढ़ी है, एन की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन साइज फिर भी सेम रहा। उसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरा एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है इस वाले से, यहाँ से मतलब इस शेल में से मेरा फिफ्थ पीरियड में देखो 4F की एंट्री होती है, ये हमारा क्या आ गया, दबंग, दबंग बीच में आ गया। वो क्या बोलता है, भाई मेरा तो भाई 4F है, और तुम्हें पता ही है 4F तो क्या है, पुअर स्क्रीनिंग है, वो नाम के लिए बस वो सरकारी नौकरी कर रहा है फौजी में, आर्मी में, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है, उसे कुछ नहीं आता, वो स्क्रीनिंग नहीं कर सकता, तो स्क्रीनिंग नहीं कर पाता तो न्यूक्लियस क्या करता है, फायदा उठाता है। जैसे पाकिस्तान फायदा उठाता है ना, हम शांत रहते हैं, वो फायरिंग करता रहता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, 4F क्या कहता है, भाई मैं तो बेकार फौजी हूँ, मेरे को नहीं आता बचाना बुझाना, तो वो बाहर वाली जो शेल है, जो 6S है, उसको इतनी ज्यादा खींच लेता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो 4F था वो नकली क्या है, मतलब सरकारी नौकरी ले ली, काम कुछ नहीं करना उसने, और 6S को अंदर की तरफ खींच लेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो ट्रेंड मैंने बताया है वो तुमसे इसी का पूछेगा। जनरल ट्रेंड सबको आता है, लेकिन जो ये चीज नहीं पढ़ के जाएगा वो मार खाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ एटॉमिक रेडियाई, जनरल की बात करूँ मैं, तो मैंने बता दिया जनरल बात हो गई, जो जनरली सब फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, जनरल लोग नहीं निकल रहे हैं जनरली 90%, लेकिन जो 10% है जो डीट है वो तो निकलेंगे निकलेंगे। तो ये जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड क्या, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है और ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज हो रहा है। डी ब्लॉक में क्या, पहले साइज डिक्रीज, फिर कॉन्स्टेंट और फिर इंक्रीज। 3D में क्या हो रहा है, ठीक है, 3D से जब मैं जा रहा हूँ 4D में, मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, होना भी चाहिए, शेल बढ़ रही है भाई, शेल बढ़ रही है तो साइज तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन 4D और 5D में आने, मतलब 4D से 5D में जाऊंगा, साइज लगभग सेम रह रहा है। क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, 4F का आने के बाद एक तरह से लगा लो कि न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि 4F क्या हो गया, उसी के लिए काम कर रहा है एक तरह से, क्योंकि वो तो कर नहीं रहा, स्क्रीनिंग तो कर नहीं रहा, वो अपना वहाँ बस बैठ के वो खा रहा है, सैलरी खा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, और एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखनी है, इसका ऑर्डर 3D ग्रुप के लिए ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाने पे हमें पता है साइज बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं अगर, तो ये तो मेरे डी ब्लॉक के नहीं है, ये तो पी ब्लॉक के है, लेकिन यहाँ पर एक साइज में हल्का सा वेरिएशन आता है। वो किसके बीच में आता है, वो इसके बीच में आता है। देखो वो साइज का वेरिएशन कहाँ आता है, इन तीनों के बीच में। देखो बेरिलियम से बोरोन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, नीचे शेल बढ़ रही है, लेकिन जब हम गैलियम में, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, बता रहा हूँ दोबारा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो सर एक्सेप्शन, मतलब एक तरह से लगा लो जनरल चीज फॉलो नहीं कर रहा ना, वो वाली चीज ही एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे क्या 3D शेल आने लग जाती है, उसकी हमें पता है पुअर स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, अभी वो पहली पहली बार उसने अनुभव किया होता है पुअर स्क्रीनिंग का, क्योंकि 3D अभी आनी स्टार्ट हुई, पहले तो आती नहीं थी उससे ऊपर वाले में। तो एल्यूमिनियम का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि 3D आया, 3D पुअर स्क्रीनिंग करेगा, पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से क्या होगा, साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से लगा लो, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं वहां पर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इस चीज में ये चीज पे ध्यान देना। थर्ड पीरियड जो है मेरा, थर्ड पीरियड में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है,
अभी पूरा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अटपटी चीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और साइज में जो मैं तुम्हें 70% बोल रहा हूँ, 70% में लगा लो कि 50% चांसेस तुम्हारे इसी पार्ट के हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का चार्ज निकालने में। और तुम्हें पता है साइज किस पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में सब आ गया कि हमारा टोटल जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है, मतलब जेड नहीं जेड इफेक्टिव। देखो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पहले सबसे पहले चेक करना है तुम्हें सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ तो चेक कर दिया, सब है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखो, देखो एल्यूमिनियम के पास क्या हो गया, +3, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब न्यूक्लियस की पावर ज्यादा, तो उसका साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन तो हमारे उतने रहे 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए तो 8 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या, जेड इफेक्टिव कम हो गया और मेरा साइज बढ़ गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कैसा पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या है, साइज ऑफ स्पीशीज बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एल्यूमिनियम। अगर मैं एल्यूमिनियम ना लिखता, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3+ लिख रहा होता तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस बन जाता, तो मेरा आंसर सी होता। लेकिन मैंने एल्यूमिनियम लिखा, एल्यूमिनियम को तो मैंने इन बिरादरी से ही अलग कर दिया, वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। तो हमें पता है, और बाकी ये चीज कि ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसके अंदर क्या हो गया, एल्यूमिनियम में उससे तो ज्यादा ही हमारे पास क्या है, एक तरह से लगा लो कि चार्ज कम है, इफेक्टिव चार्ज कम है, तो साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये न्यूट्रल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के स्पीशीज के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, इसके बीच में हम कैसे कंपेयर करेंगे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तुम्हें एक ही जगह दिख रहा होगा जहाँ पर तुम्हारे ये तीनों इकट्ठे हैं, और एल्यूमिनियम का इतना तो पता है इन तीनों से तो ज्यादा ही होगा, तीन नहीं तो इन दो से तो पक्का ज्यादा होगा, ये वाले दो से, क्योंकि हमें पता है इनसे तो बड़ा होगा ही होगा। क्लोरीन से हमें लगता है कि भाई नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, वो तुम कैसे देख सकते हो, ऑप्शन से। ठीक है, तो जिसको डाउट भी हो तो वो ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो जिरकोनियम और होफ्नियम का सेम रेडियस होता है, रीजन क्या है, लेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, ये डायरेक्ट कई बार वो पूछ लेता है। अब अगली बात क्या आती है, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो हम वो चीज कहाँ से पढ़ेंगे, देखो मैं तुम्हें बढ़िया सी जगह से पढ़ा देता हूँ एक जहाँ से, और तुम्हारे कंसेप्ट क्या होंगे क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें मतलब नहीं है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारा हमारा, फिर भी चलो ये वाले तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर दो फटाफट, जो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये जो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ, इनका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताते जाओ, बहुत जल्दी करो, टाइम कम है, हमें और भी कवर करना है, जल्दी बताओ, साइज ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑर्डर बता दो, सबसे बड़ा कौन होगा ये बता दो, चलो सबसे बड़ा, ऑर्डर ना बताओ, सबसे बड़ा बता दो जल्दी, जल्दी बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा बता दो कौन होगा, एक का ही आंसर आया, बाकी सो रहे हैं, सबसे बड़ा बता दो कौन होगा, H-1 to 3 में से बता दो सबसे बड़ा कौन होगा, H-1, H+2, H3, 1 to 3 में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा, जल्दी बोलो जल्दी। तुम मुझे एक बात बताओ, एच जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, सबसे पहले तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट करो, एच नेगेटिव में एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या एक प्रोटॉन जीरो इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो ज्यादा खींच के रखेंगे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो सबसे छोटा हो गया H+, तो उसका हाइड्रोजन पे आ गया, ये 1 on 1 है, इन दोनों के बीच 1 on 1 फाइट है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन दो है, प्रोटॉन एक है, तो वो दोनों को इकट्ठे पकड़ पाएगा, तो नहीं पकड़ पाएगा, तो साइज अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा H-, फिर H, फिर H+, सिंपल है, यहाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। और देखो ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर दो, सबसे लार्ज साइज किसका होगा, जल्दी बोलो, इसका सबसे लार्ज साइज किसका होगा, 1 2 A B C D, आंसर दो फटाफट, जल्दी बोलो आंसर बताओ, जल्दी आंसर,
जल्दी दिया करो, बस बैठ जाओ एकदम से फटाफट उठा के पेन पुन जो तुम्हें चाहिए सोल्व करने के लिए या कुछ, तो इसमें क्या हो जाएगा। कैल्शियम कौन बोल रहा है ये? भाई एक बात बताओ, चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बताया था जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, तो उसका साइज अपने आप कम हो जाएगा। एक बात बताओ, 10 प्रोटॉन को 13 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, ठीक है, तो खुद बताओ कि वो कैसे संभालेगा, पागल ही हो जाएगा, एक को पकड़ेगा दूसरा भाग जाएगा, तो जिससे क्या रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगले के में बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, आयोडीन स्पीशीज का साइज बताओ। आयोडीन स्पीशीज का साइज बता दो फटाफट, जल्दी क्विक रहा करो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारे 10 सेकंड में आंसर, टाइमर भी लगाऊंगा अगली बार में, जो जीतेगा उसको मैं एक इनाम दूंगा, सोचूंगा क्या इनाम देना। इन क्वेश्चन में नहीं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ये तो देसी क्वेश्चन है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए है व्यूअर्स, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, डी, क्योंकि हमें पता है जितना नेगेटिव चार्ज उतना साइज बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन कम, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आयनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल से पहले मैं तुम्हें, देखो टाइम तो हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल कल स्टार्ट कर देंगे, उसके रिगार्डिंग मैं तुमसे 3-4 क्वेश्चन स्टार्ट पूछ लेता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले तुम फर्स्ट का आंसर दे दो मुझे, सेकंड का तो नहीं, फर्स्ट का आंसर दो, फर्स्ट का आंसर फटाफट। फर्स्ट में तुम अभी टाइम लगा दोगे क्योंकि तुम उसको अपने लंबे तरीके से करने लग जाओगे। फर्स्ट से पहले तुम मुझे थर्ड दे दो, ठीक है, सेकंड अभी हम कल करेंगे ये वाला तभी मैं कराऊंगा। थर्ड का आंसर दे दो फटाफट, थर्ड का आंसर दो मुझे, प्रीवियस ईयर है ये, थर्ड का आंसर दे दो बस। जो फर्स्ट का दे सकता है बहुत बढ़िया बात है, बाकी अभी थर्ड का दो पहले, लिख देना थर्ड का आंसर है, कभी फर्स्ट का बता रहे हो, थर्ड का आंसर दो। थर्ड तो सिंपल सा दे दिया, फटाफट दो आंसर। कहाँ गायब, सो गए क्या, भाग गए? थर्ड का क्या होगा, तो मेरे थर्ड का आंसर देखो बहुत सिंपल है। पहले तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, देख लिया, बिल्कुल है। उसके बाद देखो बस तुम्हें क्या करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज कम, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा कैल्शियम 2+, फिर पोटेशियम, फिर आर्गन, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा इसमें, ए, ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये तो। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन वाला भी हम कल करेंगे। 8th क्वेश्चन बता दो, 8th क्वेश्चन फटाफट। देख लो मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं जनरल क्वेश्चन उठा रहा हूँ वहां से, और तुम्हें देखो लगभग जो भी तुम्हें मिल रहा है वो साइज के ऊपर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ही मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखो। 8th का आंसर बता दो, 8th फटाफट। जल्दी, कहाँ गए, इतनी देर लगाओगे फिर तो भाई फैल जाएगा कोरोना, जल्दी बताओ। 8th का क्या होगा, जल्दी बोलो। इधर मैंने 4-5 बार कंसेप्ट बता दिया, तुम्हें ऐसा होना चाहिए मैं क्वेश्चन बोलूं तुम्हारा आंसर सामने आ जाए। 8th का क्या हो जाएगा मेरा, सी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। 14 बता दो, 14 बता दो फटाफट, 14 बोल दो फटाफट, 14, एक सेकंड में आंसर दो, बहुत देर लगा रहे हो, जल्दी हो करो। एक चीज मैंने बता दी, उसको डायरेक्ट फुल यूज हो रही है वो, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ घुमाना फिराना पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए तुम्हें, देखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, अगर वो देख लिया उसके बाद देखो बस कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना बड़ा, बस एक ही चीज देखनी है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए, ठीक है। अब 27 बता दो, 27,
27 बता दो, इसमें मैजिक नंबर काम आ जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले पता कर लो ये कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तुम्हें निकालना किसका है। कईयों ने तो आंसर देख लिया होगा वहाँ पे, मेरे से गलती नीचे हो गया था। जल्दी बताओ 27 में कैसे होगा। एटॉमिक नंबर तो सीधा ही निकाल लोगे। एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बताना इसका क्या होगा मेरे। एटॉमिक नंबर बताना भाई, एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ बता दो। वो तो 1 सेकंड का काम है, एटॉमिक नंबर कहाँ गुम कहाँ हो गए। एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर। सो गए, सब सो गए। एटॉमिक नंबर पूछा मैंने, उसमें इतनी देर क्यों लग रही है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ। बोलो भाई एटॉमिक नंबर। एक का ही आंसर आया अभी तक। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। एटॉमिक नंबर क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना। इन सबको ऐड कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतने हमारा क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर हो गया बस। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 10 15 हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो 15 बताओ हमारा कौन सा होता है। 15 हमारा किस में आता है, पी ब्लॉक में। और उसके लिए मैजिक नंबर क्या थे बताओ। तो हमें क्या निकालना है, 15 के जस्ट नीचे वाले का बताना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 15 के जस्ट नीचे वाले का। तो कैसे होगा, 15 बताओ हमारा पी ब्लॉक में आ रहा है, मतलब वो 13 से 17 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसका मैजिक नंबर बताना क्या थे। कोई नोट कर रहा है मैं जो मैंने बताया था। चलो उसका मैजिक नंबर होता है 8 18 18 32। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले देखो 15 आया, 15 आया मेरा। ठीक है, मेरा 15 आया। तो उसके नीचे मुझे मैजिक नंबर लगाना है, तो मैजिक नंबर ऐड कर दो। मेरा इसका मैजिक नंबर क्या होता है, मेरा 8 18 18 32। ये मेरे मैजिक नंबर है। ठीक है, ये मतलब मुझे ऐड करते जाने हैं। ये मेरे फर्स्ट की कितनी वैल्यू आ गई, 15। 15 में अब क्या तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तुम करके लाओगे। अब देखो, कल हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 चीजें पढ़नी है हमने कल, तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन भी मैं तुम्हें कल इसका आंसर दूंगा, सोचना आज। ठीक है।